दादा मखदूम की कहानी के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने देखा कि सियासी हंगामे थम चुके हैं और अब एक बहुत बड़ा फैसला होना है। दादा मखदूम और उनके साथी एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां से एक नया सफ़र शुरू होगा। आइए देखते हैं वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। और इनके सफ़र का सारा फ़लसफ़ा वो इस एक जुमले में छुपा है। असल कामयाबी ज़मीन नहीं, लोगों के दिल जीतना थी। ये सिर्फ कोई कॉल नहीं था, आप यूँ समझें कि ये उनका मिशन स्टेटमेंट था, एक ऐसी बुनियाद जिस पर उनका हर अगला कदम रखा जाना था। तो सोचिए ज़रा, एक ऐसा वक्त है जब हर कोई जंग के बाद माले गनीमत और ज़मीनों पर नज़रें जमाए बैठा है। लेकिन सदात का ये ग्रोह वो बिल्कुल ही अलग सोच रहा था। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो दुनियावी फ़ायदे से बहुत बहुत ऊंचा था। उनके सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक तरफ थी दुनिया की ताकत, हुकूमत यानी फतह के वो सारे फ़ायदे जो नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ था अल्लाह का कुर्ब, एक रूहानी सफ़र। ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं था, इस फ़ैसले ने तारीख़ का रुख बदल देना था। और ये बात बहुत अहम है कि ये सिर्फ दादा मखदूम का अकेले का फ़ैसला नहीं था। नहीं, ये एक पूरी जमात का, हम ख्याल लोगों का, उन सादात का मुश्तरका फ़ैसला था जो चाहते तो इख्तिदार के बहुत करीब हो सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी पहचान क्या बनाई? दीन की खिदमत और लोगों की इस्लाह, शोहरत से दूर, बिल्कुल खामोशी से। अच्छा, अब जब उन्होंने दुनियावी ताकत को ठुकरा दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये जो रूहानी सफ़र है ना, ये अकेले तय नहीं हो सकता। इसके लिए एक रहनुमा चाहिए, एक मुर्शद जो अंदर की प्यास को समझे और सही राह दिखाए। तो बस एक मुर्शिद की तलाश शुरू हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा कदम था। और यही जुस्तजू उन्हें कहाँ ले गई? सीधा बगदाद, अपने वक्त के सबसे बड़े रूहानी मरकज़ हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में। अब इस रास्ते पर उसूल ही बदल गए। दुनियावी रुतबा, ताकत, ख़ानदान, ये सब चीज़ें पीछे रह गईं। असल चीज़ क्या थी? तज़किया नफ्स, यानी अपनी रूह को पाक करना। सादात होते हुए भी उन्होंने खुद को आम लोगों से ज़्यादा जवाबदेह समझा। बात नसब की नहीं, नफ्स की पाकीज़गी की थी। लेकिन जैसे जैसे इनका ये रूहानी मिशन आगे बढ़ा, रास्ता आसान नहीं रहा। फूलों के साथ कांटे भी थे। कहीं इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ तो कहीं शदीद मुखालफत भी हुई। मतलब हर कदम पर एक नया इम्तिहान था। लोगों का रद्द-ए-अमल भी बड़ा मिला जुला था। आप देखें तो तकरीबन 40% लोग तो खुले दिल से इन्हें खुशामदीद कह रहे थे, लेकिन 25% लोग ऐसे भी थे जो खुलम खुला मुखालफत पर उतर आए। 20% हसद करने वाले और 15% वो जो शको शुबे में पड़े हुए थे। तो माहौल काफ़ी चैलेंजिंग था। और ये मुखालिफत आ कहाँ से रही थी? ज़्यादातर उन ताकतवर लोगों की तरफ से जिन्हें डर था कि उनकी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी। जाहिर है, जब लोग इल्म और अच्छे अखलाक की तरफ खिंचेंगे तो पुराने निज़ाम को तो ख़तरा महसूस होगा ही। तो जब दबाव बढ़ा, मुश्किलात आईं, कुछ लोग साथ छोड़ने लगे, यही वो लम्हा था जो असल इम्तिहान था। यही पता चलना था कि कौन सच्चा है, कौन सिर्फ नाम का साथी है और कौन हर हाल में साथ खड़ा रहने वाला है। और तारीख बताती है कि उस मुश्किल वक्त में दादा मखदूम अकेले नहीं थे। उनके साथ कौन खड़ा रहा? अहले इल्म, इबादत गुजार लोग और वो सादात जिन्होंने अपनी जिंदगियां इसी काम के लिए वक्फ कर दी थीं। यही वो लोग थे जो इस मिशन की असल ताकत, उसकी बुनियाद बने। तो अब देखते हैं कि इन लोगों की साबित कदमी का नतीजा क्या निकला। इसका असर एक गहरी लेकिन बिल्कुल खामोश तब्दीली की सूरत में सामने आया। हम इसे बजा तौर पर एक खामोश इनकलाब कह सकते हैं। और इस इनकलाब का असर बिल्कुल वाज़े था। जहाँ ये लोग गए, वीरान इलाके आबाद होने लगे, लोग इस्लाम से करीब होने लगे, झूठ, नाइंसाफ़ी कम हो गई, ये आम लोगों का सहारा बन गए। इनके आपसी झगड़े सुलझाए, और इनका हथियार क्या था? कोई तलवार नहीं, सिर्फ अखलाक और सब्र। और सबसे हैरानकुन बात, ये सब कुछ कैसे हुआ? बग़ैर किसी हुकूमत के, बग़ैर किसी फ़ौज के, बग़ैर किसी तख्त-ओ-ताज के, बिल्कुल सिफर सियासी ताकत के साथ। ये इस बात का सबूत था कि असल तब्दीली किरदार से आती है, तलवार से नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है कि उनके नाम कम लिखे गए मगर उनका असर सदियों तक कायम रहा। आपको उनकी कहानी बादशाहों की तारीख में शायद न मिले,
ان کی میراث ان بستیوں میں زندہ ہے، ان لوگوں کی قدروں میں زندہ ہے جن کی انہوں نے خدمت کی۔ اب مشن ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس خاموش انقلاب کو، اس اثر کو مستقل بنانے کے لیے ضروری تھا کہ کہیں جڑیں پکڑی جائیں، ایک مستقل مرکز قائم کیا جائے۔ اور اس مرکز کو کیسا ہونا چاہیے تھا؟ صرف ایک جگہ نہیں، بلکہ ایک ایسا مقام جہاں عبادت بھی ہو، جہاں علم بھی سکھایا جائے اور جہاں سے یہ روحانی سلسلہ آگے بڑھے اور پھلے پھولے۔ ایک مکمل ادارہ۔ اور بس یہی سفر، یہی ساری آزمائشیں اور ایک مستقل ٹھکانے کی یہ تلاش، یہ سب دادا مخدوم اور ان کے ساتھیوں کو ایک خاص منزل کی طرف لے جا رہی تھیں۔ اور وہ منزل تھی سرسی۔ اب وہاں پہنچ کر کیا ہوا؟ ان کے اس خاموش انقلاب کا اگلا مرحلہ کیا تھا؟ یہ سب ہم جانیں گے اس سلسلے کی اگلی قسط میں۔